गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद 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 युवा कांग्रेस जिंदाबाद 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 महिला कांग्रेस जिंदाबाद 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 एनएसयूआई जिंदाबाद 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 महिला कांग्रेस जिंदाबाद 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 दीपक बैग जिंदाबाद 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 चौथी बार कांग्रेस की टिकट पर फिर से अंबिकापुर सीट पर टीएस सिंहदेव उम्मीदवार हैं। आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया। नामांकन में टीएस सिंहदेव समर्थकों का जन सैलाब शहर में निकली नामांकन रैली के दौरान देखी गई। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सिंहदेव एवं उनके समर्थकों के पास यही है कि इस भीड़ को 17 नवंबर को अपने लिए मत के रूप में बदल दें। पिछले 3 चुनावों के बाद इस बार फिर से यह चुनाव टीएस सिंहदेव के अंबिकापुर विधानसभा से पहले चुनाव अर्थात 2008 के मुहान पर खड़ा है। इस चुनाव में 2008 के चुनाव की तरह मतदाता भाजपा को वोट करने को लेकर तैयार है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बल्कि टीएस सिंहदेव एवं उनके समर्थकों के प्रति मतदाता में नाराजगी है। यह नाराजगी ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहर में ज्यादा है और वह शहर अंबिकापुर जहां के टीएस सिंहदेव निवासी हैं। पहले चुनाव में इस शहर में से वे पीछे रहे एवं दूसरे चुनाव में बढ़त बनाई और तीसरा वह चुनाव जिसमें मुख्यमंत्री बनाने शहर ने भी उनको वोट दिया और अच्छी बढ़त दी। किंतु 2.5 साल के सीएम की लड़ाई, कोविड का दौर एवं अपनी ही सरकार में उपेक्षा का शिकार रहे टीएस सिंहदेव ने लोगों के छोटे छोटे कार्य को यह कहकर नहीं किया कि मेरा नहीं चल रहा है। खासकर ट्रांसफर पोस्टिंग, छोटे बड़े कामों के नहीं होने से लेकर कई ऐसी बातें हैं जिसे लेकर शहर में कई तरह की चर्चा चौक चौराहों एवं वार्ड में है कि आखिरकार तीसरी बार वोट क्यों दें। कांग्रेस एवं पहले समर्थक तक कई ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि भाजपा ने राजेश अग्रवाल को टिकट देकर एक बड़ा माइंड गेम खेला है। भाजपा छत्तीसगढ़ में कई तरह का प्रयोग कर रही है। यह प्रयोग नई टीम बनाने को लेकर भी है और ऐसे सीटों पर जहां पर हाई प्रोफाइल सीटों में उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को उतार दिया है जो भले ही चेहरा बड़ा ना हो, वोटरों को लुभा पाने में समर्थ ना हो, लेकिन अर्थबल में ताकतवर हो, जो बड़े हाई प्रोफाइल चेहरे का मजबूती से मुकाबला कर सके। ऐसे ही चेहरे को अंबिकापुर में भी भाजपा ने उतारा है। राजेश अग्रवाल का भाजपा कैडर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन राजेश अग्रवाल को टिकट देना 2-3 बातों को लेकर भाजपा के नजरिए से अहम है। वह यह कि भाजपा के लिए अंबिकापुर नगर निगम का वोट बैंक पुख्ता है, जिसमें उनका वोट बैंक घटना मुश्किल है। भाजपा का जो कैडर वोट है वो पिछले 3 चुनाव में भी भाजपा के साथ रहे हैं। ऐसे में यदि राजेश अग्रवाल लखनपुर व उदयपुर में वोट निकालने में कामयाब रहे तो टीएस सिंहदेव को भाजपा मजबूती से टक्कर देने की स्थिति में आ पाएगी। हालांकि भाजपा में पिछले 3 चुनाव 2008, 2013 एवं 2018 में अपने प्रत्याशी के विरुद्ध ही उनके लोग कार्य कर रहे थे। इस चुनाव में भी ऐसा होना लाजिमी है, क्योंकि जो शुरू से भाजपा में रहे हैं और टिकट के दावेदार थे, संगठन के लोग जिनके लिए टिकट चाहते थे, ऐसे चेहरे को टिकट नहीं मिलने से नाराजगी है। भाजपा में यह चर्चा जोरों पर है कि आयातित नेता को प्रत्याशी बना दिया गया। राजेश अग्रवाल पूर्व में कांग्रेस में ही रहे हैं, ऐसे में उनके साथ भी अंदरूनी स्तर पर उठापटक नहीं होगा कहना अतिशयोक्ति होगी। हालांकि उस उठापटक से मिलने वाले फायदे से ज्यादा टीएस सिंहदेव के लिए नुकसान उनके अपने ही लोगों की नाराजगी एवं शहर के लोगों में चल रहे कई विरोधाभासी चर्चा को लेकर होगी। एक प्रक्रिया हम लोग ने अपनाई और मुझे लगता है कि वैसा ही होना चाहिए। मैं हमेशा वैसा करता हूँ, लोगों से पूछ के कि चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कई बातें उसके पहले भी आई थी, मन में मेरे भी था चुनाव लड़ना नहीं लड़ना। तो लोगों से पूछ के, और जब ये फीडबैक था कि नहीं, लोग चाह रहे हैं, साथी चाह रहे हैं कि एक बार और आप चुनाव लड़ें, तो उनसे अनुमति ली, संगठन के माध्यम से आवेदन दिया और पार्टी ने टिकट दी। टिकट मिलने के बाद भी जहां जा सका लोगों से पूछा कि पर्चा भरना है कि नहीं। साथियों का स्वाभाविक है, सामने भी कहते हैं, मन से भी कहते हैं, और उनके जो विचार थे कि नहीं आप चुनाव लड़िए, तो आज नामांकन की प्रक्रिया है, उसको पूरा करने के लिए। आज कौन कौन मौजूद रहेगा बाबा? आज भूपेश भाई के आने का है
उनके साथ और परिवार के सदस्य हैं, पार्टी के अलग अलग विकासखंड के साथी हैं, उन लोग रहेंगे। अंबिकापुर से भाजपा ने नया प्रयोग किया, आपके कभी करीबी रहे राजेश अग्रवाल को टिकट दिया, क्या कहेंगे? करीबी तो भाजपा के भी सब हैं, जितने यहाँ साथी रहे हैं उनसे दुराव कहाँ था। पार्टियाँ अलग अलग है, विचार अलग अलग हैं। ये कांग्रेस पार्टी में थे, अभी उधर हैं कुछ लोग, बीजेपी में थे, कांग्रेस में आते हैं, ये सिलसिला एक चला रहता है। और जहाँ तक संबंध का है, इनसे ही कोई संबंध की बात नहीं थी। भाजपा में किससे संबंध खराब? आज जो उम्मीदवार नहीं भी बने हैं, और ना मैं कभी चाहता हूँ कि संबंध किसी से ऐसे खराब हो, क्योंकि हम राजनीति में अलग अलग विचारधारा की पार्टियों के माध्यम से पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं। दुराव कहीं नहीं है, सब में सबसे मुझे अपनापन मिला। अंतागढ़ विधायक अनूप नाग के खिलाफ पार्टी ने एक बड़ी कार्रवाई की है, 6 साल के लिए निष्कासन कर दिया है। अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनने पर्चा वापस नहीं लिया, तो यही तय ही हुआ था। कार्रवाई से आप कितने सहमत हैं? और इसमें तो 100% सहमति है। ये हम लोगों ने पहले ही तय किया था कि कोई भी अगर इस प्रकार से पार्टी के खिलाफ कदम उठाते हैं तो उनसे पहले तो भरसक चर्चा करके उनको मनाने समझाने की कोशिश की जाएगी। नहीं मानते हैं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक जन सैलाब निकला था बाबा, आज पूरे लोग पहुंचे हुए हजारों की संख्या। ये उनकी भावनाएं हैं। कई दिनों से लोग पूछ रहे थे कि बाबा नामांकन कब भरेंगे। पहले बात आई थी 21 तारीख को भरने की, तो बहुत लोगों की खबर आ रही थी, फ़ोन आ रहे थे कि 21 को हम भी आना चाहेंगे, हम भी आना चाहेंगे। और अंततः साहित्य को देखते हुए 21 को शुभ नहीं माना गया। 23 को, 26 को, 27 को ये तिथियाँ शुभ मानी गई। बीच में एतवार भी थे, छुट्टियाँ भी थी, तो उस दिन नहीं भर सकते थे। आज साहित्य के अनुरूप मैं भी आया हूँ। 2:30 से 3 बजे के बीच में पंडित जी लोगों ने, विद्वान लोगों ने कहा है कि ये शुभ मुहूर्त है आपके लिए, तो उसी समय में नामांकन अपना दाखिल करूँगा। सीएम भी शामिल हो रहे हैं बाबा? जी, वो रायगढ़ में है, रायगढ़ से उनके आने का है। अभी सूचना मैं ले नहीं पाया हूँ कि कहाँ तक पहुँचे हैं, पर 2:30 से 3 के बीच में हम लोग को उम्मीद है कि वो आ जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। कार्यालय तो हमारा है, रोजे आते हैं वैसे तो, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी के आंसू आंखों में दिख रहे हैं। बिल्कुल, पार्टी ने आपको चुनाव आने वाला है। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। पार्टी ने आपको भरोसा जताया है, किस तरह खड़ा उतरेंगे? बिल्कुल, हमारी पार्टी ने जो भरोसा जताया है, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता जितने भी है, सबके सहयोग से निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त करेंगे। आपके सामने उप मुख्यमंत्री उनके सामने क्या समझते हैं, किस तरह से होगी जंग? भारतीय जनता पार्टी को शुरू से ही पता था कि अंबिकापुर विधानसभा में उप मुख्यमंत्री जी के खिलाफ ही चुनाव लड़ना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी उसी हिसाब से थी। क्या लगता है, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ मिल रहा है, देखने में नाराजगी नजर आ रही है क्या उधर? बहुत निराशा और नाराजगी है वर्तमान विधायक के प्रति। अजय जी लाभ मिलेगा, किस लिए आए हैं बता देंगे? और उनसे वो संगठन की बैठक के हिसाब से आए। नाराजगी का लाभ मिलेगा क्या? बिल्कुल, जनता में उनके प्रति घोर नाराजगी है, निराशा है, उसका हम लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। क्षेत्र के लिए आपने कुछ मैनिफेस्टो तैयार किया है क्या? सब पार्टी में सब तैयारी चल रही है, पार्टी की तरफ से सब तैयारी हो रही है। कोई ऐसा काम जो अगर आप विधायक बनते, कोई ऐसा काम जो आप पहले कराना चाहें लोगों को? अभी हमारी पार्टी सब तैयारी कर रखी है। पार्टी हमारे जिलाध्यक्ष जी उसके बारे में बताएंगे। चुनाव में समय कम है, कैसे लोगों के बीच जाएंगे? पार्टी हमेशा चुनाव की तैयारी में लगी रही, इसलिए समय की कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस और भाजपा की ओर से सभी 90 सीटों में प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद अब तस्वीर साफ है। नामांकन फॉर्म भरने और जमा करने के बाद मतदाताओं को कौन कितना रिझा पाएगा यह कह पाना फिलहाल मुश्किल है। मतदान तिथि में महज 20 दिन शेष है। हालांकि इस बीच संभावित व चुनाव में खुद को प्रबल दावेदार मानने वाले चेहरे जनता के बीच खुद को प्रचारित करने में पीछे नहीं रहे। खासकर कांग्रेस की ओर से अंबिकापुर विधानसभा से चिर परिचित चेहरे को सामने लाने के बाद भाजपा की ओर से कुछ संभावित नाम भी चर्चा में रहे। इधर भाजपा की ओर से प्रदेश की शेष 4 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद किसकी किससे भिड़ंत होनी है यह स्पष्ट हो गया है। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि विगत 15 वर्षों से टीएस सिंहदेव के 39,624 मतों के अंतर को भाजपा की ओर से घोषित उम्मीदवार राजेश अग्रवाल पाटने में किस हद तक कामयाब होंगे। बता दें, अंबिकापुर विधानसभा सीट से टीएस सिंहदेव के विरुद्ध विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा कांग्रेस
के ही चिंतामणि महाराज ने शामली विधानसभा से चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर हाल में भाजपा के दिग्गज नेताओं के समक्ष जताई थी। इधर भाजपा ने इन्हें लोकसभा चुनाव का मौका देने कहा है। अंबिकापुर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी को लेकर स्थिति स्पष्ट होने के बाद चिंतामणि महाराज किधर करवट लेंगे, इसे लेकर अभी संशय बरकरार है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से चुनाव में हालात पर गौर करें तो 3 वर्षीय अजीत प्रमोद कुमार जोगी के शासनकाल के बाद वर्ष 2003 में हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने अंबिकापुर विधानसभा सीट से जीत का झंडा गाड़ा था। इसके बाद वर्ष 2008, 2013 व 2018 में भाजपा को लगातार हार का सामना करना पड़ा। तीनों चुनाव में अंबिकापुर सामान्य विधानसभा सीट से कांग्रेस से टीएस सिंहदेव व भाजपा से अनुराग सिंहदेव आमने सामने थे। हालांकि वर्ष 2008 के चुनाव में अनुराग सिंहदेव भी प्रबल दावेदार रहे। उन्होंने टीएस सिंहदेव को कड़ी टक्कर दी थी और सिंहदेव 948 वोट से ही जीत दर्ज कर पाए थे। इसके बाद मतों के अंतर काफी बढ़ा। जानकारों का कहना है कि भाजपा की ओर से घोषित किए गए प्रत्याशी राजेश अग्रवाल की पकड़ लखनपुर व उदयपुर क्षेत्र में कमजोर नहीं है। वे पूर्व में नगर पंचायत अध्यक्ष लखनपुर भी रह चुके हैं। वर्तमान में वे भाजपा जिला कार्य समिति सरगुजा के सदस्य भी हैं। व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े होने के कारण क्षेत्र में लोगों से अच्छा जुड़ाव है। इन्हें किसी मायने में कम नहीं आंका जा सकता। हर खेल नया खेल एक चुनौती रहता है और कहीं भी हल्का लेने की किसी को गुंजाइश नहीं रहती, ना मेरे को ना उनके तरफ से। कांग्रेस और भाजपा दोनों मजबूत संगठन है। निर्णय मतदाता करते हैं और मतदाताओं पे मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है और एक बार और मुझे काम करने का मौका देंगे। वहीं सरगुजा जिले में पिछले 1.5 दशक से 3 सीट पर काबिज कांग्रेस के 2023 विधानसभा के लिए नामांकन रैली में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। सरगुजा नामांकन में पहुंचे सीएम बघेल एवं टीएस सिंहदेव मिलते ही गले लगे और उन्होंने जीत के लिए बधाई दी और आम जनता से भी अपील की कि पिछले चुनाव में आपने 3 प्रत्याशियों टीएस बाबा, अमरजीत भगत व डॉक्टर प्रीतम राम को जिताकर भेजा था। अब फिर से पिछले के मुकाबले ज्यादा वोट से जिताकर विधानसभा भेजे। हालांकि भूपेश बघेल को सरगुजा पहुंचने में देर हुई और वे नामांकन में नहीं पहुंच सके। हालांकि बाहर तीनों प्रत्याशी से भूपेश बघेल मिले। इस दौरान बैकुंठपुर प्रत्याशी अंबिका सिंहदेव, रामानुजगंज प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की, सामरी प्रत्याशी विजय पैकरा, प्रेमनगर प्रत्याशी खेलसाय सिंह, भटगांव प्रत्याशी पारस राजवाड़े, प्रतापपुर प्रत्याशी राजकुमारी सीएम के साथ मौजूद रहे। तोड़ेगी। जो पिछले समय 68 सीट जीते थे, इस समय 75 सीट जीतेंगे। आज नामांकन रैली में आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, महाराज सरगुजा, आदरणीय भाई अमरजीत भगत जी, हमारे मंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर प्रीतम राम जी के नामांकन रैली में शामिल होने आया। और अभी रायगढ़ में 4 विधायक की जो प्रत्याशी हमें कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी, उनके नामांकन वहां से करा के सीधा यहाँ पहुंचा हूँ और जबरदस्त भीड़ वहाँ इंतजार भी कर रही है। सभा संबोधित करेंगे और अभी सभी जगह नामांकन रैली में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और बहुत खुशी की बात है कि सब जगह, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, सभी लोग कांग्रेस की सरकार से संतुष्ट हैं। और पिछले समय जो हम लोगों ने वादा किया था उस पर विश्वास करके लोगों ने मतदान किया था। इस समय हमारे जो काम है, कांग्रेस सरकार के जो कार्य है, उससे प्रसन्न होकर हमको मतदान आशीर्वाद देंगे, वोट देंगे। तो हो गया, ऋण वापिस हमने कर दिया, 20 क्विंटल धान खरीदने का फैसला हो गया। राहुल जी ने जाति जनगणना की बात कही और प्रियंका जी ने 17.5 लाख आवास की बात उन्होंने कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक चुप है, कुछ बोल नहीं पा रही है। आलोकनाथ के खिलाफ आप सीएम रहे, इसमें फिर भी आपके बड़े भाई आप जैसा मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा रहेंगे बड़े भाई, छोटे थोड़ी हो जाएंगे, हमेशा बड़े रहेंगे। भाई पार्टी खिलाफ यदि कोई चुनाव लड़ेगा, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ तो अनुशासन की कार्रवाई करनी पड़ेगी और किया गया। कब तक जारी होगा? ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी करो। हम तो 4 घोषणाएं कर चुके हैं, अब कल राहुल जी आ रहे हैं, कुछ और घोषणाएं होगी, फिर परसों नरसों प्रियंका जी आ रहे हैं, फिर और गारंटी देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों सांप सूंघ गया, अभी तक एक भी बात नहीं कर पा रहे हैं। वहीं यदि वर्ष 2018 की विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो अंबिकापुर सीट से कांग्रेस और भाजपा सहित 23 प्रत्याशी मैदान में थे। इस सीट से टीएस सिंहदेव के निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंहदेव रहे। इनके बीच हुई सीधी टक्कर में अनुराग को 39,624 मतों से हार का सामना करना पड़ा था।
टीएस सिंहदेव को 1,04,34 मत और अनुराग सिंह देव को 60,815 मत मिले थे। ऐसे में भाजपा के राजेश अग्रवाल के समक्ष बड़ी चुनौती बड़े मतांतर को पाटने व सिंहदेव के समक्ष इस अंतर को बरकरार रखने की है। मतदाताओं को भ्रमित करने पिछले चुनाव में एक टीएस बाबा जनता कांग्रेस से खड़ा किए गए थे। हालांकि इनकी जमानत जब्त हो गई थी। भाजपा प्रत्याशी को छोड़ दे तो अन्य प्रत्याशियों की भी यही स्थिति रही। गोंगपा के गोपाल प्रसाद गुप्ता 4,459 मत प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। निर्दलीय तरुण भगत ने 2,173 मत व निर्दलीय क्रांति कुमार रावत को 2,103 मत मिले थे। इसके बाद चुनाव की होड़ में शामिल सभी प्रत्याशियों की अपेक्षा नोटा का बटन 609 मतदाताओं ने दबाया था। 1951 से लेकर 2018 तक के 15 चुनाव में 12 बार कांग्रेस इस सीट से जीती, जबकि 1962 में 420 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी अमरेश प्रसाद की जीत हुई। इस चुनाव में कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही थी। 1967 के चुनाव में भी जीत का अंतर मामूली रहा और कांग्रेस के सत्यनारायण त्रिपाठी ने 2,230 मतों से विजय हासिल की थी। सत्यनारायण त्रिपाठी एक बार लखनपुर से भी विधायक रहे एवं उनके आकस्मिक निधन के बाद उनके लड़के राजेश्वरी त्रिपाठी उपचुनाव में वहां से विधायक बने थे। वहीं 2008 का चुनाव भी काफी अंतर से जीत के नाम पर दर्ज हुआ और वर्तमान में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अपने नजदीकी प्रत्याशी भाजपा उम्मीदवार अनुराग सिंह से लगभग 1,000 वोट से जीत दर्ज कर सके, जबकि 1977 के चुनाव में जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हुए 4,698 वोटों से प्रभु नारायण त्रिपाठी ने जीत दर्ज की और प्रदेश के गृह मंत्री बने। 1990 के चुनाव परिणाम में भी जीत का अंतर 10,000 के अंदर रहा और कांग्रेस प्रत्याशी मदन गोपाल सिंह को मात्र 9,406 वोट से ही जीत मिली। हालांकि मदन गोपाल सिंह 1980 से लगातार 1985, 1990, 1993 और 1998 तक कुल 5 बार अंबिकापुर सीट से विधायक रहे। 2003 में जोगी विरोधी लहर के दौरान उनकी हार हुई और पहली बार भाजपा ने यहां कमल खिलाया और 37,222 वोटों के अंतर से कांग्रेस से 5 बार के विधायक रहे मदन गोपाल को पटखनी दी। सबसे रोचक यह रहा कि 2003 के चुनाव में वर्तमान में भाजपा से लुंड्रा प्रत्याशी प्रबोध मिज तब एनसीपी के टिकट पर अंबिकापुर से उम्मीदवार थे और 14,000 से अधिक वोट उन्होंने पाया था। परिसीमन के बाद सीट बदली और अंबिकापुर की सीट सामान्य हुई, तब टीएस सिंहदेव की इस सीट पर एंट्री हुई। कहा जाता है कि अंबिकापुर सीट को परिसीमन के दौरान सामान्य कराने काफी संघर्ष सिंहदेव ने किया था। हालांकि परिसीमन के बाद सामान्य घोषित अंबिकापुर सीट पर चुनाव लड़ते हुए 2008 में जीत के लिए टीएस सिंहदेव को काफी संघर्ष करना पड़ा और अपने नजदीकी प्रत्याशी लगभग 1,000 वोट के अंतर से ही जीत पाए। इस चुनाव में 16 प्रत्याशी मैदान में रहे। इसके बाद लगातार 2013 एवं 2018 के चुनाव टीएस सिंहदेव यहां से जीतते रहे और इनके जीत का अंतर भी बढ़ता रहा। भाजपा से लगातार प्रत्याशी अनुराग सिंहदेव ही रहे। 2013 के चुनाव में अंबिकापुर सीट पर 14 प्रत्याशी, जबकि 2018 के चुनाव में 23 प्रत्याशी मैदान में रहे। 2023 के चुनाव में सबसे दिलचस्प यह रहा कि 4,037 वोट पाकर नोटा तीसरे स्थान पर रहा। टीएस सिंहदेव से पहले सरगुजा राज परिवार से महाराजा रामानुज शरण सिंहदेव 1951 एवं 1952 में टीएस सिंहदेव की मां राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव चुनाव जीती। इस दौरान कुल मतदान का 67% से अधिक वोट देवेंद्र कुमारी को मिला था, जबकि इस दौरान कुल 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। उस दौरान नजदीकी उम्मीदवार भारतीय जनसंघ से रेवती रमन मिश्र थे, जिन्हें 7,599 वोट एवं देवेंद्र कुमारी सिंहदेव 24,992 वोट मिले थे। अभी नामांकन में हम लोगों ने अपनी उपस्थिति ली। आप सब जिले भर के कोने से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, जोन सेक्टर के प्रभारी और बूथ के अध्यक्ष और साथ ही युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के सब साथी आए, गांव-गांव से सब साथी आए हैं, हर वार्ड से साथी आए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ये लड़ाई, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 साल जो हमने काम किया है और एक तरफ हमारे शासनकाल के 5 साल, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के 15 साल। उस 15 साल में आप सबको छला गया, धोखा दिया गया। किसानों से कहा गया 2,100 रुपये हम धान खरीदेंगे, 300 रुपया बोनस हर साल देंगे।
मिला किसी को? नहीं। चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस पहचाने नहीं। लेकिन राशन कार्ड उसी की मिला जिसको जरूरत नहीं थी, और जिसके पास था वो 4-5 राशन कार्ड, और जो जरूरतमंद है उसके घर में एक भी राशन कार्ड नहीं था। सही बात है कि नहीं है? और चुनाव पहले खूब राशन कार्ड बांटा जाता था, और चुनाव समाप्त होते ही सारे राशन कार्ड काट दिए जाते। ये उसके दौर में चला। आदिवासियों को खूब जगह सबको जर्सी गाय देने के बाद वो गाय बांधने की रस्सी है गेरुआ, वो खूंटी में टांगे टांगे सड़ गया, लेकिन गाय नहीं मिली। आदिवासियों की छाल, महिलाओं के साथ छल, किसानों के साथ छल, तो सबको छलने का काम किया है। लेकिन हमारे सरकार में 5 साल में सबसे पहले किसानों का ऋण माफी किया, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया, बिजली बिल सभी को आधा का लाभ मिला। साथ ही आगे ना मैं वैसे मेरी आवाज तो जा रही थी ना? आवाज अभी बुलंद है। काका भी मैं आपसे कह रहा था, जब से हमारी सरकार बनी है कोई दिन नहीं बीता जिसमें हम छत्तीसगढ़ की जनता के हित में कदम नहीं उठाए। पहले ऋण माफी किया, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा। जो किसान धान बेच चुके थे, ऋण में समायोजित हो गया था, उस पैसे के फिर से वापस किए 1200 करोड़ रुपया। उसके साथ साथ सबके घर में राशन कार्ड बनाया, सबको आधार कार्ड से लिंक किया, सबको 35 किलो चावल, सबको अनाज, APL हो चाहे BPL हो, सबको मिला। रमन सिंह को भी हम चावल देने के तैयार, चीफ सेक्रेटरी के भी, सबको दिया। हाँ, किसी को हमने छोड़ा नहीं। सबको बिजली बिल आधा का लाभ मिल रहा है। 43 लाख परिवार को बिजली बिल आधा का लाभ, 73 लाख परिवार का राशन कार्ड, 26 लाख किसानों के धान खरीदी। इस साल 26 लाख किसान धान बेचेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। पिछले साल 107 लाख मीट्रिक टन, इस साल तो 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य। इस साल 20 क्विंटल भी खरीदी करेंगे। तो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए 7,000 रुपया सालाना, हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता। आपके पड़ोस में बहुत सारे राज्य पड़ते हैं, बनारस में पता कर लीजिए, नहीं मिलता 7,000 रुपये मजदूरों को। आपके झारखंड में पता कर लीजिए, 7,000 रुपये नहीं मिलता, लेकिन छत्तीसगढ़ में मिलता है। 5.5 लाख परिवारों को हम दे रहे हैं। गोबर विक्रेता 2 रुपये किलो में, 3.5 लाख से अधिक परिवार, 3.5 लाख से अधिक परिवार गोबर बेच के पैसा कमा रहे हैं। तो जो गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसका लाभ मिल रहा है। वहीं बच्चों की पढ़ाई के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अभी 5-10 अंग्रेजी कॉलेज भी हम लोगों ने खोला है। उसी प्रकार के स्वास्थ्य में जो काम हुआ है वो अद्भुत है। जहां हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरुआत हम लोगों ने की, वही हमारे जितने भी PSC, CSC सबको मजबूतीकरण करने का काम, जिला अस्पतालों को मजबूत करने का काम, अमर लेब मुफ्त में सबके जांच हो रहा है, सबका इलाज हो रहा है। डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के तहत 5 लाख और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 25 लाख। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया। मेडिकल कॉलेज पहले कितने थे? एक सरगुजा में, एक राजनांदगांव में, एक रायगढ़ में, एक बिलासपुर में, एक रायपुर में, एक जगदलपुर, 6। और अब इस कार्यकाल में हम लोगों ने 8 मेडिकल कॉलेज और खोले। 4 तो खुल गए, 4 और स्वीकृति मिलने का है, तो 8 मेडिकल कॉलेज। तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। और इस समय हम लोग भी विपक्ष में थे, हम लोग आपसे वादा करते थे कभी 2000 क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, 35 किलो चावल देंगे, ये सब बात बोलते थे। चुनाव के 6 महीना पहले बोलते थे, लेकिन चुनाव सर पे है। 7 तारीख को मतदान होना है, प्रथम चरण में 17 तारीख को मतदान होना है, दूसरी चरण में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक भी बात उन्होंने नहीं कही है।
एक भी वादा छत्तीसगढ़ के किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से, नौजवानों से उन्होंने नहीं किया है, बल्कि सरकार में रहते हुए भी 4 घोषणाएं हमने की। पहला, राहुल जी ने कहा कि जाति जनगणना होगी, और दूसरे, ये ठीक है, ये चल रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि 17.5 लाख परिवारों को आवास योजना का लाभ देंगे। अभी बिलासपुर में आए थे, 7.5 लाख लोगों के खाते में 25-25 हजार रुपया पहुंच गया है। इसके बाद 10 लाख लोगों को और आवास देंगे, 17.5 लाख लोगों को आवास देने का लक्ष्य। और तीसरी बात, 20 क्विंटल धान खरीदी का फैसला हम लोगों ने किया है। और चौथा, नवरात्रि के दिन महामाया की कृपा से मैंने शक्ति में घोषणा की कि इस साल भी पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार से हमने किसानों की कर्ज माफ की थी, इस समय भी जनता आशीर्वाद देगी, फिर से किसानों का कर्ज माफ हम करेंगे। डबल इंजन की सरकार में देखो, धान आपका 10 क्विंटल कर दिया, 2 साल का बोनस नहीं देने दिया। और मणिपुर में क्या हो रहा है, सैकड़ों लोग की मृत्यु हो गई, 50,000 लोग पलायन कर गए, हमारी माताओं बहनों के निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। एक बार भी मोदी जी वहां नहीं गए, अमित शाह जी नहीं गए, वो दौड़ दौड़ के छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, रायपुर में रात रुक रहा है और कहते हैं कि सीधा उल्टा करके सीधा, उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा भ्रष्टाचारियों का। तो रमन सिंह तो खुद स्वीकार कर चुके हैं, वो कमीशन खोरी 1 साल बंद कर दो। और कमीशन खाया कि नहीं खाया टिफिन में, चप्पल जूता कमीशन खाया कि नहीं खाया, राशन में कमीशन खाया कि नहीं, और आखिर में सड़ा वाला मोबाइल जो फूट जाता था है किसी के पास? किसी के पास नहीं है, नहीं है ना, उसमें भी कमीशन खाया। और हमारी सरकार में हर 15 दिन में बटन दबाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले, गोबर बेचने वाले सबके खाते में पैसा जाता है। हर महीना बेरोजगार साथियों के खाते में पैसा जाता है, हर 3 महीने में मजदूरों के खाते में पैसा जाता है, हर 3 महीने में किसानों के खाते में पैसा जाता है। हर साल जितने भी लघु उपज संग्राहक है, चाहे तेंदुपत्ता हो, महुआ हो, इमली हो, जितने भी 67 प्रकार के लघु उपज की खरीदी की व्यवस्था, उसके खाते में पैसा जाता है। तो अब हर महीने 15 दिन, 3 महीने में बटन दबाते हैं और आपके खाते में पैसा जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 17 तारीख को बटन दबाइएगा। किसमें बटन दबाएंगे? आवाज नहीं आ रही, किसमें बटन दबाएंगे? बताए भी, बता, हाथ उठा के बताए किसमें बटन दबाएंगे? पंजा में। तो जो बात राहुल जी ने कही है, प्रियंका जी ने कही है, खड़गे जी ने जो बात कही है, वो सब लागू होगा। कल राहुल जी आ रहे हैं, कुछ और घोषणा करेंगे। कल परसों आए, उसके बाद प्रियंका जी आ रही है। होना चाहिए सर, एक अंबिकापुर में एम्स होटल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 350 किलोमीटर जाना। हाँ, सांसद जी भाग गए। वैसे वो वहाँ का पहले खरसिया में एक चुनाव लड़ रहा था, हर बार पाऊंगा, वो आजकल रायगढ़ पलायन कर गया है। यहाँ के सांसद है वो कोरिया पलायन कर गई है, भरतपुर सोनहत पलायन कर गई है। तो ये तो वैसी है, मतलब काट का हांडी एक बार चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता, वो जान गए। ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, जो यहाँ के रहन सहन है, खान पान है, हमारे 30 त्योहार है, सब में अवकाश और सब बढ़िया आयोजन, चाहे राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाने की बात हो, चाहे रामायण महोत्सव की बात हो, चाहे हमारे सरपंचों को 30 त्योहार बनाने के लिए पर्व सम्मान निधि देने की बात हो, सब काम हम लोग कर रहे हैं। किया भारतीय जनता पार्टी के साथियों के पेट में दर्द होने लगा। वो कहते हैं किसान संपन्न हो गए तो कर्जा माफी क्यों? मैं उनसे सवाल करता हूं, उद्योगपति बहुत है देश में, आपके मित्रों का 14.5 लाख करोड़ रुपया क्यों माफ कर दिया? हमने तो केवल 9.5 करोड़ ही माफ किया कांग्रेस सरकार ने किसानों का। तो 9.5 करोड़ भी यदि किसानों के खाते में जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ होती है।
और 14.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति खाते में जाता है, कानो कान किसी को पता नहीं चलता। तो आपको तय करना है, किसान संपन्न होना चाहिए, किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये बात समझ लीजिए, यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गरीबों को भूमि श्रमिक न्याय योजना का लाभ मिलेगा, किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलेगा। इस साल तो 2640 रुपया पड़ा है, आने वाले समय में आप समझ लीजिए कितना 2800, 3000, 3200 जाएगा। जब 2500 को वादे राहुल गांधी जी ने किया था और आपको मिला कितना, 2640। तो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों को लाभ मिलेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, महिलाओं को रोजगार अभी गौठान में मिल रहा है, रीपा में मिल रहा है, गोबर बेच के पैसा कमा रहे हैं, मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, बहुत सारे सामग्री को निर्माण कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। नौजवान साथियों से मैं कहना चाहूंगा, भर्तियां हमने 40,000 की और साथ ही 30,000 शिक्षकों की भर्ती हमने की। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बता दें, एक भी शिक्षक की भर्ती किया होता, एक भी शिक्षक, उसके शासनकाल में एक भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। हमारे शासनकाल में 30,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं, 14 साल में 98 करोड़ और 4 महीने में 182 करोड़ बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो आदरणीय साथियों, यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपको लाभ मिलेगा, और यदि भारतीय जनता पार्टी के धोखे से सरकार बन गई, जिसके बनने की संभावना नहीं है, तो 35 किलो चावल मिल रहा है ना, वो 7 किलो में उतर जाएगा। बिजली बिल आधा का लाभ मिल रहा है, वो बंद हो जाएगा। ये स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल है ना, वो डीएवी वालों को दे देंगे, वो चलेगा नहीं। हमारे यहाँ कॉलेज भी खोल रहे हैं, ITI भी खुल रहा है, 2-2 सर्टिफिकेट 12वीं के बाद एक साथ मिल रहा है, ITI और 12वीं का। ये सब बंद कर देंगे। किसानों को जो लाभ मिल रहा है ना, इसके राज में तो 10 क्विंटल कर दिए थे, बोनस भी बंद कर दिए थे। और मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मोदी जी को मैंने चिट्ठी लिखी है, रमन सिंह जी 2 साल का बोनस नहीं दिया है, आप बोनस देने का अनुमति भर दे दो। 2 साल का जो बोनस बचा है उस किसानों को फिर से हम देंगे बोनस। कांग्रेस पार्टी यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो समझ लीजिए, खदान भी अडानी को, प्लांट भी अडानी को, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी अडानी को, पूरा देश बिकने के तैयार है मोदी के राज में, सबको बेच डाल रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, छत्तीसगढ़ को बचाना है तो कांग्रेस का साथ दीजिए, छत्तीसगढ़ के संपदा को बेचना है तो भारतीय जनता पार्टी सामने खड़ी है। इसीलिए कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनकी घोषणा में कोई विश्वास नहीं करते, क्योंकि जितनी भी घोषणा की मोदी जी के दबाव में रमन सिंह ने एक भी घोषणा पूरी नहीं की। और हमारी सरकार में भरोसा है, गारंटी का भरोसा है, ये भरोसे की सरकार है, और हमारी सरकार जो कहती है वो करती है।